कहानी दिलचस्प थी, पर क्या ज्वालामुखी के क्रेटर पर एक मूर्ति सदियों से शोभित रह सकती है? और क्या ये संभव है कि लावा का बहाव वाकई कभी इस गांव की ओर नहीं हुआ होगा? रहस्य गहरा रहा, कुछ वैसे ही जैसे दूर ज्वालामुखी के मुख से उठते हुए घने बादल। तो अब मंदिर से हम निकल गए हैं और अब हम, जिसे मैं ब्रह्म पर्वत कह रही हूं, माउंट ब्रोमो, वहां की ओर चल रहे हैं। हम दरअसल ये कोशिश कर रहे हैं कि हम उस क्रेटर तक पहुंचें जहां पर हमें वो संकेत मिलेंगे कि जो वोल्केनो है वो एक्टिव है। सात 7,641 फीट की ऊंचाई वाला माउंट ब्रोमो इंडोनेशिया का सबसे मशहूर ज्वालामुखी है। ये एक जीवित ज्वालामुखी है जिसमें आखिरी बड़ा विस्फोट 2015 में ही हुआ था। समय समय पर ज्वालामुखी की बढ़ी गतिविधियों को देखकर यहाँ लोगों के जाने पर प्रतिबंध लगता रहता है और हमेशा सतर्कता बरतने की हिदायत दी जाती है। ये जो चढ़ाई होती है किसी भी वोल्केनो की, हालांकि माउंट ब्रोमो में तो निर्माण हो रखा है टूरिस्टों वाले रास्ते का, लेकिन हम क्रेटर देखना चाहते थे ना, इसीलिए हम यहाँ से आए। थोड़ी देर सुस्ता लेते हैं यहाँ पर। ये बड़ा फिसलन भरा रास्ता होता है। अब देखेंगे ये आपको कालापन दिख रहा होगा। अब ज्वालामुखी है तो वो जली हुई मिट्टी, राख, ये जो बालू नहीं बल्कि राख वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, उस पे पैर बहुत ज्यादा फिसलता है। और साथ में एक ना चिपचिपा सा लिक्विड सा एक हिस्सा रहता है इसका, जो उंगलियों पर भी लग रहा है और जब हम चलते हैं तो जूते के फिसलने की गुंजाइश रहती है। और ऊपर खासकर आप देखेंगे अभी जब हम और आगे बढ़ेंगे ना तो पतले हिस्से हो जाते हैं। वो जो लेज होता है वो बहुत पतला हो जाता है, उस पे बहुत संभल कर हमें चलना है। इंडोनेशिया का जो पूरा हिस्सा है, यहाँ पर सबसे अधिक वोल्केनो है और सबसे घनत्व है यहाँ पर एक्टिव वोल्केनोज की। अलग अलग आंकड़े हैं पर 128 आंकड़े हैं कुल, और उसमें से 80 अभी भी एक्टिव हैं। अब इंडोनेशिया के साइज को देखकर इस संख्या को सोचिए, बहुत खौफनाक, बहुत डरावना। कदम कदम पर खतरा ही खतरा, लेकिन जिज्ञासा से मिलती प्रेरणा और प्रेरणा से बढ़ते पांव। स्थानीय लोगों में इस ज्वालामुखी की जो कहानी कही जाती है वो 15वीं सदी में पूर्वी जावा की राजकुमारी और उनके पति से जुड़ी हुई है। कैसे उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए यहाँ प्रार्थना की और कैसे आज भी ज्वालामुखी के क्रेटर में लोग श्रद्धा स्वरूप अलग अलग चीजें समर्पित करते हैं। इंडोनेशिया जो है वो प्रशांत क्षेत्र के रिंग ऑफ फायर जिसे कहा जाता है उसकी गोद में बैठा हुआ है। जितने यहाँ पर भूकंपीय गतिविधियां होती हैं या फिर ज्वालामुखी फटने की खबरें आती रहती हैं, इस पूरे क्षेत्र में बहुत अधिक सामान्य माना जाता है इसे, क्योंकि जो अलग अलग महाद्वीप हैं उनके प्लेट्स टकराते हैं यहाँ धरती के नीचे। इस इलाके को कहते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, यानी प्रशांत महासागर से लगा हुआ 40,000 किलोमीटर का वो इलाका जहां दुनिया के सबसे खतरनाक ज्वालामुखी फटते हैं और सबसे जबरदस्त भूकंप आते हैं। दक्षिण अमेरिका से उत्तरी अमेरिका, जापान और न्यूजीलैंड तक जाती इस रिंग ऑफ फायर में 452 ज्वालामुखी हैं, जिनमें से 75% एक्टिव हैं। ये पूरा का पूरा एक हॉर्स शू की शक्ल में एक रीजन है जो कि साउथ अमेरिका के साउथ से लगा करके पूरा नॉर्थ अमेरिका होता हुआ, एल्यूशन आइलैंड होता हुआ और तकरीबन ये न्यूजीलैंड के पास तक आता है। ठीक है, इस रीजन में बहुत ज़्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, अर्थक्वेक एक्टिविटीज़ होती हैं और ये तकरीबन 40,000 किलोमीटर लंबी एक पूरी बेल्ट है और इसकी चौड़ाई तकरीबन 500 किलोमीटर की है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में पैसिफिक, जुआन डी फूका, कॉकस, इंडियन ऑस्ट्रेलियन
नाजका, नॉर्थ अमेरिकन और फिलीपींस टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स जब एक दूसरे से टकराती हैं तो इस इलाके में भूकंप आते हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक ज्वालामुखी विस्फोट इसी इलाके में होते हैं। इंडोनेशिया इसी रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। इंडोनेशिया में 147 ज्वालामुखी हैं, जिनमें से 76 एक्टिव हैं, यानी रह रहकर इनमें विस्फोट होते हैं। ये 76 ज्वालामुखी सुमात्रा, जावा, सेलेबस और लेसर सुंदा द्वीपों पर स्थित हैं। कहा जा सकता है कि इंडोनेशिया में दुनिया के सबसे ज्यादा ज्वालामुखी स्थित हैं। इंडोनेशिया के ज्वालामुखी अपनी तीव्रता के लिए मशहूर है। लेक टोबा ज्वालामुखी जब 74,000 बीसी में फटा तो 6 साल का वोल्केनिक विंटर आ गया। 1815 में माउंट तंबोरा में हुए विस्फोट में राख और धुएं का गुबार आसमान में 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा पहुंचा। आज भी जब इंडोनेशिया में ज्वालामुखी में विस्फोट होते हैं तब उस इलाके में हवाई जहाज उड़ाना तक मुमकिन नहीं हो पाता।